नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा में टिकट बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो चली है। टिकट के वितरण में जहां सर्वे को आधार बनाया जा रहा है, वहीं लोकसभा चुनाव में मिले बोर्ड से भी विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तय किया जा रहा है। दोनों ही दल लोकसभा चुनाव में जिस जिस विधायक या विधानसभा हल्के से उनकी पार्टी को बढ़त मिली है, वहां पर विधायक का टिकट सुरक्षित माना जा रहा है। इसी को लेकर हमारे खास कार्यक्रम टिकट की टक्कर में हम आपको बताते हैं जनता की राय, जनता का ओपिनियन। टोटल न्यूज की टीम हर विधानसभा में पहुंच रही है। यहां की जनता की नब्ज को टटोलने का काम किया जाता है। यही जानने के लिए हमारी टीम पुंडरी विधानसभा पहुंची और पुंडरी से वहां के हालात को लेकर, सियासी समीकरण को लेकर जानने की कोशिश की। ओपिनियन जनता से और कार्यकर्ताओं से लिया गया। आज चर्चा पुंडरी विधानसभा सीट की। पुंडरी विधानसभा में किस पार्टी के बीच मुकाबला होगा, किसको टिकट मिलने की ज्यादा संभावना है, किसका टिकट कट सकता है, इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तारुफ कराते हैं मेहमानों से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ एसोसिएट एडिटर पानीपत से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर महेश कुमार एसोसिएट एडिटर हिसार से जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है। चर्चा करें उससे पहले रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 30 से अधिक मौजूदा विधायकों की टिकट कटने का खतरा मंडरा रहा है। इनमें भाजपा के 20 से अधिक और कांग्रेस के 12 से अधिक विधायक हैं। इन विधायकों के खिलाफ अपने हलकों में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। दोनों ही पार्टियों के सर्वे में ये खुलासा हुआ है। दोनों ही दलों को अब इन विधायकों के स्थान पर जिताऊ नए चेहरों की तलाश है। सर्वे रिपोर्ट दोनों ही दलों ने हाईकमान के पास भेज दी है। बीजेपी ने साफ कर दिया कि जो विधायक बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया और जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उनके स्थान पर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। इसी तरह कांग्रेस के ऐसे 10 विधायक हैं जो पूरे 5 साल ना तो फील्ड में कुछ कर पाए और न ही विधानसभा में अपने हलकों की आवाज बुलंद कर पाए। इनमें कई बुजुर्ग नेता शामिल हैं जो कई बार से विधायक बनते आ रहे हैं। इनके स्थान पर युवा चेहरों को मौका देने की तैयारी है। टिकटों के वितरण में जहां सर्वे को आधार बनाया जा रहा है, वहीं लोकसभा चुनाव में मिले वोटों से भी विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तय किया जा रहा है। दोनों ही दल लोकसभा चुनाव में जिस जिस विधानसभा हल्के से उनकी पार्टी को बढ़त मिली है, वहां पर विधायक का टिकट सुरक्षित माना जा रहा है। यही सब जानने के लिए टोटल टीवी लगातार जनता के बीच जा रहा है। इसी को लेकर टोटल टीवी 24 अगस्त को पुंडरी विधानसभा पहुंचा, जिसका सैंपल साइज 199 है। पुंडरी में निर्दलियों की जीत दर्ज करने का इतिहास रहा है। 1996 के बाद लगातार 6 चुनाव में लगातार निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव में जीत दर्ज की है। साल 2019 तक हुए 13 बार के चुनाव में 7 बार निर्दलियों ने बाजी मारी है। लेकिन क्या इस बार भी निर्दलीय या कोई और पार्टी पुंडरी सीट पर कब्जा करेगी? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी टीम 18 से ज्यादा इलाकों में पहुंची और जनता का ओपिनियन लिया, जिसमें सभी वर्ग, गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, पुरुष और महिलाओं से ओपिनियन लिया गया। इस ओपिनियन पोल को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। इसमें किसी भी व्यक्ति की पहचान का खुलासा नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ एक विचार है, इसको चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन डेस्क, टोटल टीवी। तो अलग अलग विधानसभा सीट का अलग अलग समीकरण, कोई कहीं पर बीजेपी मजबूत, कहीं पर कांग्रेस मजबूत, कहीं पर जाट लैंड तो कहीं पर गैर जाट लैंड के हिसाब से सियासत हो रही है। लेकिन पुंडरी विधानसभा और इस विधानसभा में दबदबा निर्दलियों का रहा है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। देवेंद्र, आपसे हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। अब पुंडरी विधानसभा की जब बात करते हैं तो बीजेपी नहीं, कांग्रेस नहीं, यहां की जनता का जो मूड रहता है वो निर्दलियों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। ऐसा क्यों? देखिए पंकज, पुंडरी विधानसभा की पृष्ठभूमि देखे तो दिलचस्प रही है। 1996 से लेकर अब 2024 है। पिछले 28 साल में हमेशा से अभी तक जो विधायक बने हैं वो इंडिपेंडेंट बने हैं। अभी रणधीर गोलन थे, अभी मौजूदा जो उसके बाद तो जो नए आएंगे, लेकिन रणधीर गोलन 2019 में निर्दलीय जीते थे। उन्होंने बीजेपी सरकार को समर्थन दिया था, मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे, उनको समर्थन का ऐलान किया था जीतने के बाद। तो दिलचस्प स्थिति है। 2014 के चुनाव में भी दिनेश कौशिक थे, वो इंडिपेंडेंट जीते थे, उन्होंने फिर समर्थन दिया था।
मनोहर सरकार को, बीजेपी को दिया था। उससे पहले भी नरेंद्र शर्मा थे 1996 में, जब चौधरी बंसीलाल की सरकार थी। 1996 से शुरुआत हुई थी निर्दलीय की। उससे पहले चौधरी ईश्वर सिंह रहा करते थे, कांग्रेस के कदावर नेता थे। उन्होंने काम भी करवाई, स्पीकर थे हरियाणा के, रोड जाति से आते थे। तो लेकिन 1996 से नरेंद्र शर्मा बने, उसके बाद एक के बाद एक इंडिपेंडेंट आते चले गए। और पुंडरी के बारे में कहा जाता है, ये दुर्भाग्य भी रहा पुंडरी विधानसभा का, कि ज्यादातर विधायक 1996 में और उसके बाद जो जीते, हालांकि अब पिछले 2-3 कार्यकाल से लग रहा है कि वो बीजेपी के साथ जो 14 और 19 की सरकार थी उनके साथ गए ताकि विकास हो। लेकिन चूंकि इंडिपेंडेंट जीते हैं, उनका खुलकर विकास नहीं हुआ, क्योंकि उन पर लेबल लगा होता था कि निर्दलीय है, तो उतने काम नहीं हुए विकास के जितने आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में हुए। तो पुंडरी के लोगों से बात करके उनकी पीड़ा भी नजर आती है कि ये दुर्भाग्य है कि जब कोई सरकार बनती है तो हमारा जो विधायक होते हैं वो निर्दलीय होते हैं, सरकार का हिस्सा नहीं होता। वो अलग बात है कि सरकार को समर्थन देता है इस कोशिश में कि शायद सरकार ध्यान देगी और विकास होगा। पुंडरी आज भी ज्यादा विकसित हल्का नहीं है, अभी थोड़े बहुत काम हो रहे हैं, मैं खुद दौरा भी किया वहां पे, लेकिन पिछले कुछ सालों में तस्वीर बदली है पुंडरी की। लेकिन जिस तेजी से काम हो जाना चाहिए था 1996 से लेकर आज 2024 तक, 28 साल में निर्दलीय विधायक होने के कारण विकास कार्य गति नहीं पकड़ पाए और लोगों का जो जीवन स्तर है, व्यापार है, वो भी उतना उछाल नहीं ले पाया। अब लोग उम्मीद करें कि नए चुनाव आए हैं विधानसभा के, अब क्या होता है, सभी नजरें इसी पर टिकी है। जी मिश, विकास नहीं हो पाया, तमाम काम काज रुक गए, वो इसलिए क्योंकि विधायक निर्दलीय था, किसी पार्टी से नहीं था। सरकारें कांग्रेस की रही और इनेलो की रही, बीजेपी की सरकार रही, लेकिन पुंडरी के लिए सूखा ही रहा है, सन्नाटा ही रहा। मौजूदा सियासी समीकरण को समझें इस सन्नाटे के बीच में तो क्या निकल कर आता है? देखिए, मुझे लगता है कि पुंडरी विधानसभा क्षेत्र का जो प्रोफाइल इस वक्त जाहिर किया गया, उसके बाद ये बात कही जा सकती है कि ज्यादा डेमोक्रेटिक ये इलाका है। ज्यादा डेमोक्रेटिक से मेरा अभिप्राय ये है कि टिकट पार्टी अपनी मर्जी से देती है, अपने पसंद के चेहरे को देती है, लेकिन अगर जनता की पसंद कोई निर्दलीय है तो वो ज्यादा लोकतांत्रिक है। मुझे लगता है कि जिसे भी निर्दलीय पार्टी से इतर लोग चुनने का काम करते हैं तो वो ज्यादा जनता से जुड़ा हुआ शख्स है, जनता की परेशानियों को समझता है और जनता का जो कनेक्ट है वो बेहतरीन है। यही वजह की बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होने का जिक्र करते हैं, कांग्रेस पार्टी का जिक्र करें तो देश की सबसे पुरानी पार्टियों में कांग्रेस पार्टी का नाम है। अगर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार भी वहां के लोग छोड़ देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भी दरकिनार कर देते हैं, तो दो महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आ रही। एक, पार्टी उम्मीदवारों का चयन गलत करती है और दूसरा यह कि जनता अपने पसंद के चेहरे को चुन लेती है। ये एक अलग तरीके का जो परिदृश्य है यहाँ पर पुंडरी विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। देखिए, इसकी दोनों पहलू हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसका एग्जांपल अगर देने की कोशिश करूं तो यहाँ पर रानिया विधानसभा क्षेत्र से दिया जा सकता है, जो कि रणजीत चौटाला एक बेहतरीन एग्जाम्पल इसे माना जा सकता है। रणजीत चौटाला हालांकि खुद अब भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट हासिल करने में बड़ी मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ सकता है, लेकिन यहां निर्दलीय का जिक्र चल रहा है कि निर्दलीय सरकार चलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका कभी कभी अदा कर सकते हैं, सरकार बनाने में भी अदा कर सकते हैं, और उसके बाद यह भी हो सकता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो कुर्सी है वो निर्दलीय के पास चली जाए। कभी किसी तरह की परिस्थिति ऐसी बने कि सरकार उसी के भरोसे पर खड़ी हो जाए तो फिर बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। केंद्र के स्तर पर भी हमें ये देखने को मिला है। तो ऐसे में यहाँ एक अलग तरह की परिदृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ज्यादातर जो लोग हैं वो लोकतांत्रिक वैल्यूज में ज्यादा भरोसा रखते हैं, इसीलिए निर्दलीय को चुनते हैं। हाँ, विकास की कमी है, वो उन नेताओं की कमी है जो निर्दलीय यहां से चुने गए, उन्होंने सरकार पर दबाव नहीं बनाया, उस कदर अपनी हिस्सेदारी को मांगने का काम जो इस इलाके के लोगों को, चुने गए विधायकों को करना चाहिए था, नहीं कर पाए। लेकिन एक अलग तरह का बेहतरीन ये विधानसभा क्षेत्र जो कि ज्यादा डेमोक्रेटिक है। ज्यादा डेमोक्रेटिक विधानसभा क्षेत्र की पहचान सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक तरीके से वोट देना और अपने नेता को चुनना, और उसका खामियाजा देखिए किस तरीके से विकास ना हो पाना, ये एक अलग स्थिति हो सकती है। लेकिन जहां पर दबदबा बीजेपी का, कहीं पर कांग्रेस का, कहीं पर इनेलो जेजेपी, कहीं पर जाट वोटर ज्यादा, उन पर फोकस, कहीं पर दलित वोटर ज्यादा, उन पर फोकस। लेकिन यहां उम्मीदवारों को अगर बीजेपी उतारना चाहती है, अगर कांग्रेस उतारना चाहती है तो फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा। वीरेंद्र सोनी जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। ये सवाल बहुत आप कह सकते हैं कि एक अलग तरह का है कि अब विकास भी नहीं हो रहा, तमाम कामों में रुकावट आ रही है। अब जो निर्दलीय को सपोर्ट करेगा, जाहिर सी बात है हर बार उस निर्दलीय के हाथ में सत्ता आएगी ऐसा नहीं कहा जा सकता।
जब सरकार बनाने के लिए जरूरत पड़े तो उस निर्दलीय की भूमिका बड़ी हो जाती है। क्या ये कहा जा सकता है, क्योंकि आप इतिहास को जानते हैं, कौन से वो मौके आए जब यहां निर्दलीय विधायकों को सरकार में भागीदारी मिली और कुछ कर पाने का मौका मिला? देखिए, निर्दलीयों का जीतना इस बात का संकेत है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, उसने जन भावनाओं का सम्मान नहीं किया। यदि जन भावनाओं का सम्मान किया होता तो ऐसे प्रत्याशी मतदान में उतारे होते तो निश्चित रूप से उस पार्टी को सफलता मिलती। अब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कभी कमल खिला नहीं है। देखिए, रणदीप गोलन भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, बागी होकर चुनाव लड़े तो जीत गए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में थे, 2014 में भी चुनाव लड़े, तो 2014 के अंदर उन्होंने मुकाबला तो किया लेकिन जीत नहीं मिल पाई। और उससे पहले के चुनाव में रणधीर गोलन की जमानत भी जब्त हुई। मतलब पार्टी ने उनको तैयार तो किया, तैयार करने में वक्त भी लगा। मतलब पार्टी किसी कार्यकर्ता को तैयार करती है तो समय तो लगता ही है, लेकिन जब वक्त आया तो पार्टी ने उन टिकट नहीं दी। वहां चौधरी वेदपाल जी को भेज दिया। हालांकि वेदपाल जी वहां से चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री थे, लेकिन मुख्यमंत्री तब मनोहर लाल जी थे। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना है तो आपको पुंडरी से लड़ना होगा। तब अनमने मन से वो चुनाव लड़े और हार गए। तो ये स्थिति है। कांग्रेस में भी यही रहा। कांग्रेस ने भी जन भावनाओं का सम्मान करते हुए टिकट नहीं दिया। अगर कांग्रेस ने भी वहां जन भावनाओं का सम्मान किया होता, जनता की इच्छा के अनुरूप प्रत्याशी उतारे होते तो निश्चित रूप से सफलता मिलती। अब लेकिन जो निर्दलीय जीतता है उसका समर्थन जो सरकार है उसको जाता ही जाता है। ये अब उस पर निर्भर करता है कि वो अपने व्यक्तिगत हित देखता है या जनता के हित देखता है। दुर्भाग्य ये रहा कि जितने भी निर्दलीय विधायक बने हैं तो उन्होंने सबसे पहले प्राथमिकता जो है अपने व्यक्तिगत हितों को दी है। अगर इस कारण से वहां पुंडरी का जो अपेक्षित विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और पुंडरी की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है, इसके कारण जो देखिए पहले कुरुक्षेत्र जिले का अंग था, बाद में कैथल जिले का अंग बना, तो वहां पर भी जो विकास होना चाहिए था, विकास के लिए काफी मान्यताएं हैं, काफी उसके लिए आयाम स्थापित करने पड़ते हैं, प्रयास करना पड़ता है, लेकिन उस स्तर पर प्रयास नहीं हुआ। उसके लिए जो जितने भी निर्दलीय विधायक रहे हैं उसमें उनकी भूमिका पर यह प्रश्न तो उठेगा ही। जी, कुरुक्षेत्र से लेकर कैथल तक का सफर पुंडरी विधानसभा के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा, अच्छा नहीं देखा जा रहा है। लेकिन सियासी तौर पर जनता क्या सोचती है, बीजेपी के नजरिए से ये देखने की कोशिश कि किसे टिकट दिया जाए ताकि कमल यहां पर खिल पाए और एक बार फिर से अगर सरकार बनती है तो सरकार में भागीदारी इस विधानसभा क्षेत्र की हो। सबसे ऊपर सतपाल जामा का नाम है। 52.63% लोग चाहते हैं कि उन्हें टिकट दिया जाए, कार्यकर्ता चाहते हैं उन्हें टिकट दिया जाए तो वो जीत सकते हैं। दूसरे नंबर पर दिनेश कौशिक का नाम है। हालांकि 36.84% लोग ये चाहते हैं कि दिनेश कौशिक को टिकट दें, कार्यकर्ता ये चाहते हैं उनको टिकट देकर बीजेपी का भला हो सकता है, यहां पर सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। चौधरी तेजवीर सिंह 10.53% के साथ तीसरे नंबर पर हैं। जनता और कार्यकर्ता ये अपना ओपिनियन रख रहे हैं कि इन उम्मीदवारों को अगर उतारा जाता है तो किस तरीके से सपोर्ट मिलता है। हालांकि यहां की जनता अंत में निर्दलियों को सपोर्ट करती है। सबसे ऊपर सतपाल जांबा का नाम है, लेकिन सतपाल जांबा की सियासत क्या कहती है वो पहले देख लेते हैं। कैथल की पुंडरी विधानसभा से बीजेपी के टिकट के मजबूत दावेदार सतपाल जांबा ने अपने हलके में काम करके खास पहचान बनाई है। शांत स्वभाव के 43 साल के सतपाल जांबा किसान होने के साथ उद्यमी भी हैं। हल्के में सबसे बड़ा काम उन्होंने अपने सरपंच भाई लाभ सिंह के साथ मिलकर अपने गांव जांबा की काया ही पलट दी है। जांबा आज हरियाणा का सबसे बेहतरीन गांव बन चुका है। इसलिए हल्के के लोग सतपाल जांबा जैसे युवा को अपना विधायक देखना चाहते हैं। अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए हर किसी को चाहिए कि कुछ करें। और सर मैं ना भारतीय जनता पार्टी से बहुत प्रभावित हूँ। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, मैं उससे इतना प्रभावित हूँ कि उसको लेके मैंने अपने गांव से ही मिशन स्टार्ट किया है। और ये मिशन सर पहले अपने गांव में स्टार्ट किया, फिर अपने पूरे हलके में, पूरे 54 गांव में, जितने भी 54 गांव में मेरे हलके में हमने स्वच्छ भारत मिशन का पूरा ये स्वच्छता का मिशन चलाया है। और अभी हम जो रिसेंटली चला रहे हैं, हमने 25,000 पेड़ लगाए हैं, पौधारोपण किया है ताकि हम प्रकृति को कुछ दे सकें। सतपाल जांबा ने गांव जांबा को हरियाणा का बेहतरीन गांव बनाया। साफ सड़कें, साफ नालियां, सुंदर पार्क, गांव में थोड़ी थोड़ी दूर पर वाटर कूलर लगाए गए। गांव और आसपास के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा। छोटा भाई लाभ सिंह गांव जांबा का सरपंच है। दोनों भाइयों ने मिलकर गांव जांबा को इतना सुंदर गांव बनाया कि इसे देखने IIM रोहतक की टीम, जापानी शिष्टमंडल और खुद सीएम नायब सिंह सैनी गांव में पहुंचे। सीएम ने इनसे आसपास के गांव भी ऐसे सुंदर गांव बनाने की अपील की।
हमारा विज़न ऐसा है कि हर मेरे क्षेत्र में, मेरे गांव में शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, सेफ्टी को लेके, सिक्योरिटी को लेके हम बहुत आगे तक सोच रहे हैं। मेरा छोटा सा गांव है सर, इसमें 7 गलियां हैं। 7 के 7 गलियों पे हमने गेट लगाए हुए हैं और पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पूरे गांव में वाईफाई लगा हुआ है और रात के लिए स्पेशल नाइट वॉचमैन है। जब भी रात को 10 बज जाते हैं तो सर 7 गेट बंद हो जाते हैं और नंबर 1 गेट पे हमारा वॉचमैन बैठता है। और वॉचमैन बैठता है तो कोई बाहर से कोई अगर अननोन आता है तो उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है, तभी गांव में एंट्री होती है, अदरवाइज उस गांव में एंट्री नहीं होती है। हमने सर इस एनवायरनमेंट के लिए करने के लिए हमने ना पूरे गांव में ना 1000 छोटे छोटे चिड़िया के घोंसले भी लगाए हुए हैं, ताकि देखो चिड़िया ना खत्म हो गई है। अब चिड़िया को सर लाने के लिए हमने चिड़िया के घोंसले बनाए हुए हैं और हमारा ये मिशन सक्सेसफुल भी हुआ। हर घोंसले में चिड़िया आई हुई है। इलाके के लोग सतपाल जांबा को बीजेपी का टिकट देने की मांग कर रहे हैं। पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहे सतपाल जांबा को बड़े नेता भी सम्मान देते हैं। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। अब सतपाल जांबा गांव तो खूबसूरत बना दिया, काफी विकास का यहां पर गुणगान हो रहा है, तस्वीर कुछ साफ सुथरी सी दिखाई दे रही है, लेकिन वहां से लेकर पूरी पुंडरी विधानसभा को कैसे वो कवर करेंगे, क्या बीजेपी उन पर भरोसा जता पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। देवेंद्र, गांव की तस्वीर बढ़िया दिखाई दे रही है, जिस तरह की पॉलिसी गांव को लेकर दिखाई दे रही है उसमें भी कोई शक नहीं कि ठीक है, सुरक्षा के नजरिए से भी, साफ सफाई के नजरिए से भी, पर्यावरण के नजरिए से भी अगर कोई इस सोच का व्यक्ति विधायक बनता है तो शायद विधानसभा को भी ऐसा ही बनाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी क्या भरोसा करेगी, सबसे ऊपर जनता की पसंद है। देखिए पंकज, हरियाणा में करीब 6700 गांव हैं। इस गांव को मैंने भी देखा है बहुत दूर तक। मेरे को याद है मारुति सुजुकी का जैपनीज शिष्टमंडल यहाँ आया था, जब वो अपने गुरुग्राम में किसी काम से आए तो उनको बताया गया कि कोई गांव ऐसा भी है कि इतना सुंदर, हरियाणा का सबसे सुंदर गांव। क्योंकि मारुति सुजुकी ने बहुत तरक्की की है, प्लांट इनका मानेसर में है, गुरुग्राम में, तो बहुत बड़ा बिजनेस कारोबार खड़ा है उनका। तो उनको ये एडवाइस किया गया कि आप उस गांव में जाएं। गांव के लोग बताते कि जैपनीज शिष्टमंडल आया, बहुत प्रभावित हुआ। IIMT रोहतक की टीम स्टडी करने आई, जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, कि कोई गांव इतना सुंदर हो सकता है कि उसका मैनेजमेंट इतना बढ़िया। तो पिछले दिनों नायब सैनी भी गए थे, उन्होंने भी तारीफ की और इनको ये कहा कि मैं आपको जिम्मेदारी दूं, आप और भी गांव को सुंदर बनाओ, ऐसा बनाओ जो हरियाणा का बेहतरीन गांव है और फंड्स की दिक्कत नहीं है। तो सतपाल जांबा जो है, जांबा दरअसल गांव का नाम है, पुंडरी से इधर रसीना की तरफ जब करनाल की तरफ आते हैं, मेन रोड पर साफ सुथरा, एक तिनका नजर नहीं आता, कोई नाली का पानी नहीं, मच्छर तक नहीं। गांव के लोग कहते हैं कि यहाँ मलेरिया हुए 1-1.5 साल हो गए, कोई FIR दर्ज पिछले 1.5 साल में। गांव के लोग झगड़ते ही नहीं है, मिलकर रहते, सिर्फ 1,500 की आबादी वाला गांव। लेकिन मेरे को लगता है शहरों से भी, जो मेट्रो सिटीज है उससे भी कहीं सुंदर। इसको वैसे मिनी चंडीगढ़ का नाम देते हैं लोग, अब बुलाते हैं कि मिनी चंडीगढ़ मतलब जांबा। तो इस युवा ने, सतपाल जांबा और इनके भाई लाभ सिंह सरपंच इसी गांव के, इन्होंने दोनों ने मिलकर, मतलब एक तरह से मैं ये कहूंगा, अगर जो युवा राजनीति में आजकल आ रहे हैं, बीजेपी में, कांग्रेस में या दूसरी पार्टी में, जो युवा है जो राजनीति की शुरुआत करें, उनके लिए मैं सतपाल जांबा को बिल्कुल उनके लिए एम्बेसडर कहूंगा कि उनसे सीख सकते हैं, ललक क्या होती है काम करने की, विजन क्या होता है, परेशानियां, चुनौतियों का सामना करने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए, वो सीखना हो तो सतपाल जांबा एक बेहतर उदाहरण हो सकता है। तो पूरे हरियाणा के लिए जो युवा हैं, जो राजनीति से जुड़े हैं या अभी चुनाव भी लड़ेंगे, तो सतपाल जांबा जैसे युवा हरियाणा में हो जाए और भी, तो मेरे को लगता है हरियाणा और ज्यादा पूरे देश में पर्यावरण के हिसाब से, सफाई के हिसाब से, रोजगार के हिसाब से, सब तरह से मेरे को लगता है बेहतरीन हो सकता है। मैं सतपाल जांबा की सोच अच्छी लग रही है और उनकी जिस तरीके से विकास और स्वच्छता को लेकर और तमाम तरह की तस्वीर वो दिखाना चाह रहे हैं, वो दिख भी रहा है। लेकिन उन सब के बावजूद 2 चुनौतियां सबसे बड़ी, एक तो पार्टी से टिकट मिलना और दूसरी ये कि जनता की सोच जब चुनाव में जाती है तो निर्दलीय की तरफ चली जाती है और उसको भी पार पाना है। देखिए, मतलब भारतीय जनता पार्टी, देखिए मुझे लगता है कि ये तो एडवांटेज है। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है, निर्दलीय आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो ये तो आपके लिए एक, जी महेश बोलिए प्लीज। ये तो आपके लिए एक बेहतरीन स्थिति मानी जा सकती है। पार्टी का टिकट मिलना नहीं मिलना ये पार्टी का शीर्ष आला कमान तय करता है, पार्टी नेतृत्व तय करता है। लेकिन अगर उम्मीदवार के साथ जनता खड़ी है तो ऐसे में निर्दलीय अगर नॉमिनेशन फाइल कर चुनावी मैदान में उतर जाए तो किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। मुझे लगता है कि यहाँ पर तो ये वरदान सतपाल जांबा के लिए हो सकता है कि पार्टी टिकट दे ना दे, वो चुनावी मैदान में आसानी से उतर सकते हैं। और संभावनाओं के लिहाज से कहा जा सकता है कि काफी ज्यादा संभावनाएं इस विधानसभा क्षेत्र
क्षेत्र में है, निर्दलियों पर भरोसा इस इलाके का वोटर करता है। अगर इस तरह का विजन है, अगर आप एक गांव को बेहतरीन तस्वीर के साथ एक रोल मॉडल बनाकर सामने रख सकते हैं और ये कहते हैं कि इसी तरह के गांव में अपने तमाम विधानसभा क्षेत्र के बाकी 54 गांव को भी बनाने का काम मैं करूंगा, आप मुझे विधायक बनाइए, मैं बाकी बच्चे जितने 53 गांव हैं उन तमाम गांवों की तस्वीर को इसी तस्वीर के साथ मैच करने का काम करूंगा। ईमानदारी मेरी राजनीति में रहेगी और सोच मेरी इसी तरीके की है जो कि जांबा गांव में मैंने करके दिखाया है। अगर इस तरह का उदाहरण आप सामने रखते हैं तो सतपाल जांबा के लिए किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एडवांटेज हो सकता है कि इस तरह की सोच के नए चेहरे, नए युवा जिनके साथ किसी भी तरह की नाराजगी जनता की नहीं हो सकती, वो अगर सामने खड़े हैं तो एक बेहतरीन उदाहरण यहां पर दिया जा सकता है। सतपाल जांबा के लिए, खुद के लिए जहां तक निर्णय की बात है तो यहां पार्टी के भरोसे सतपाल जांबा है ही नहीं, अगर जनता उनके साथ है तो निर्दलीय नॉमिनेशन फाइल कर आसानी से वो चुनावी नैया को पार कर सकते हैं। आगे जो भी फैसला, जो भी राजनीतिक दल सत्ता में काबिज होगा उसके साथ वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ा सकते हैं, इस इलाके को आगे बढ़ा सकते हैं। वीरेंद्र सोनी जी, जिस तरीके से सतपाल जांबा काम कर रहे हैं और जाहिर सी बात है तस्वीर दिखाई दे रही है। अक्सर ये दिखाई देता है कि जब सरकारें काम करती हैं, विधायक और आपका सांसद काम करता है तो कहता है देखिए मैंने ये किया, लेकिन इनके पास पद भी नहीं और इनका कद भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये दिखा रहे हैं, अपना रोल मॉडल पेश कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया वो निर्दलीय ताल ठोक गया, उसने जीत हासिल कर ली। निर्दलीय यानी कि टिकट नहीं मिलने से नाराज लोग निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, वो जीते हैं। ऐसा हो सकता है कोई रास्ता अगर टिकट ना मिले? नहीं, निर्दलीय चुनाव जीतते इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन निर्दलीय जीतने के बाद वो अपने मंत्री पद के लिए इसकी लॉबिंग में लग जाते हैं, मोलतोल करते हैं। वो अपने क्षेत्र के विकास की बजाय अपने विकास की बात करते हैं। देखिए यहाँ हालांकि रणधीर गोलन को चेयरमैन भी बनाया गया टूरिज्म का, लेकिन उनकी प्राथमिकता अपने उसके लिए रही, मंत्री पद के लिए रही, तो इसलिए जो क्षेत्र का विकास होना चाहिए था वो अछूता रह जाता है। और अब ये देखिए सतपाल जांबा निश्चित रूप से ग्रामोदय विकास के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इसके सभी वर्गों में प्रशंसा की जा रही है, ऐसा दूसरों के लिए भी वो प्रेरणा बने हुए। तो भारतीय जनता पार्टी के अब ये सर्वे में सबसे लोकप्रियता के शिखर पर हैं। और दिनेश कौशिक देखिए पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं, विधायक भी बने हैं, लेकिन चुनाव हारे भी हैं। अब वहां के लोगों से अगर स्थानीय उम्मीदवार आएगा, भारतीय जनता पार्टी स्थानीय उम्मीदवार पर दाव लगाएगी तो निश्चित रूप से वहां उसको सफलता मिल सकती है। ठीक सर, बात कांग्रेस की भी कर लेते हैं कि कांग्रेस से कौन ताल ठोकना चाहता है और जनता की पसंद कांग्रेस के नजरिए से कौन है, कांग्रेस में किसको चाहती है जनता। सतवीर भाना पहले नंबर पर है, 66.47% लोग चाहते हैं कि सतवीर भाना को अगर उम्मीदवार कांग्रेस बनाती है तो कांग्रेस का पंजा यहां पर दमदार तरीके से दिखाई देगा। बलकार सिंह का नाम दूसरे नंबर पर है, 21.04% लोग चाहते हैं। सुल्तान जरोला का नाम तीसरे नंबर पर 7.29% के साथ, और सुनीता बत्तान का नाम है 5.20 के साथ चौथे नंबर पर। लेकिन सतवीर भाना सबसे ऊपर है कांग्रेस के लिए जनता की नजरों में, लेकिन उनकी सियासत और उनका विजन क्या है वो एक रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं। सतवीर भाना पुंडरी विधानसभा से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। वो पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले सतवीर भाना कांग्रेस के युवा नेता हैं। 2019 के चुनाव में उनको 28,000 से ज्यादा वोट मिले थे और वो दूसरे नंबर पर रहे थे। सतवीर भाना 2019 से पहले 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़े। चुनाव में सतवीर भाना को करीब 15,000 वोट मिले और वो 5वें नंबर पर आए, जबकि 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रवि महिला 3500 वोटों के साथ 7वें नंबर पर थे। वो कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के करीबी भी हैं। इस बार फिर कांग्रेस की टिकट के लिए उन्होंने आवेदन किया है। इस बार फिर वो कांग्रेस से टिकट की आस लगाए हुए हैं। इस बार फिर से वो लोगों के बीच जाकर वोट के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं। जन समर्थन से उनको उम्मीद है कि वो विधानसभा जरूर पहुंचेंगे। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो उम्मीद हर दावेदार को है कि उसे टिकट मिले तो वो बेहतर काम करे जनता के लिए। देवेंद्र, सबसे ऊपर जनता की पसंद, कार्यकर्ताओं की पसंद कांग्रेस के हिसाब से देखें तो सतवीर भाना, क्या लगता है? पंकज, भाना पाई भाना दो मशहूर गांव है। पाई और भाना पुंडरी हल्के के दो मशहूर गांव हैं। भाना दरअसल इनके गांव का नाम है। सतवीर भाना की जिंदगी, राजनीतिक जो जिंदगी है, बड़ी दिलचस्प है। आपको बता दूं, जो इनके बारे में पता लगा है, जो मैंने विधानसभा से, इनका 2010-11 में गो भक्त है। 2010-11 में इन्होंने अभियान शुरू किया था।
हर घर से एक मुट्ठी अनाज लेकर ट्रॉली भरकर गऊओं को खिलाते थे। 2010-11 में, मतलब पुंडरी कोई ज्यादा विकसित जगह नहीं है, तो गऊओं के लिए उनका पेट भरने के लिए चारा या हरा चारा या उनके खाने की कमी रही होगी, तो इनको ये सूझा। 2010-11 में एक मुट्ठी अनाज हर घर से लेते थे, ट्रॉली भर के गौशाला में खिलाते थे। इसी तरह से सामाजिक कार्यक्रमों में, सामाजिक गतिविधियों में इनकी रुचि थी। धीरे धीरे पॉपुलर हुए। 2014 में इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। 2014 में तब इन्होंने 14,800 वोट इनको हासिल हुए। 14,800 वोट, मतलब निर्दलीय होने के बावजूद। और उसके बाद जैसे इनका जीवन आगे बढ़ा, ये रणदीप सुरजेवाला के संपर्क में आए थे। रणदीप सुरजेवाला की ये लाडले माने जाते हैं, वो इनसे प्यार करते हैं और इनको गाइड भी करते हैं। धीरे धीरे 2014 का चुनाव तो नहीं जीत पाए, लेकिन अपनी एक मजबूत नींव इन्होंने रख दी थी। उसके बाद 2017 में राहुल गांधी की मौजूदगी में रणदीप सुरजेवाला को दिल्ली ले गए। एआईसी के दफ्तर में इनको प्राथमिक सदस्यता दिलवाई गई और कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन की 2017 में। उसके बाद 2019 का चुनाव इन्होंने लड़ा। इनके समर्थक बताते कि 2019 का चुनाव जब बीजेपी ने 75 पार का नारे था, इस बार 75 पार, तो ये तब भी 28,000 से ज्यादा वोट ले गए। और जो बीजेपी उम्मीदवार था इनके मुकाबले थोड़ा कम है, मैं आपको रोक रहा हूं, हालांकि रणधीर गोलन जीते थे। जी जी महेश, एक जब बीजेपी की तरफ से नाम आता है सतपाल जामा का, तो वो गांवों के लिए काम करते हैं। इनका नाम आता है सतवीर भाना का, ये गायों के लिए गौसेवा और समाज सेवा, मतलब इस तरह के लोग इस इलाके में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी निर्दलीयों का यहां पर दबदबा। महेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? देखिए, बिल्कुल निर्दलियों की जहां तक बात है तो मुझे साफ तौर से लगता है कि समाज सेवा एक नया रास्ता राजनीति में, अभी इससे पहले भी ये जिक्र चल रहा था कि राजनीति में जो नए युवा चेहरे शामिल हो रहे हैं वो समाज सेवा के रास्ते ही आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल बड़े बड़े जो राजनीतिक घराने हैं उनके फैसलों से बाहर निकलकर अपना वजूद कायम करना समाज सेवा के रास्ते संभव हो पा रहा है। और काफी सारे एग्जाम्पल हमने देखे हैं, चाहे मैम के इलाके की बात की जाए, चाहे टोहाना विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, नए जो चेहरे सामने आए वो समाज सेवा के रास्ते ही राजनीति में स्थापित हुए। यहाँ माना जा सकता है कि यहाँ समाज सेवा के नाम पर जो है बड़े चेहरे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बेहतरीन तस्वीर भी नए चेहरों ने एक अलग तरह की तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। समय थोड़ा कम है, मैं आपको रोक रहा हूं। यहाँ पर सतवीर भाना को लेकर ये बात कही जा सकती है। जी वीरेंद्र जी, क्या सोचते हैं, सतवीर भाना अगर टिकट मिलता है तो कितने मजबूत दावेदार होंगे? साफ तौर से ये बात तो जरूर यहाँ पर कही जा सकती है कि सतवीर भाना को लेकर किसी भी तरह की संशय की स्थिति यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में नहीं है। 66% के पार अगर अकेले सतवीर भाना है तो फिर कांग्रेस पार्टी को टिकट के लिए किसी भी तरह की दुविधा की स्थिति इस विधानसभा क्षेत्र में हो, ऐसा मुझे लगता नहीं है। सतवीर भाना बेहतरीन कांग्रेस पार्टी कितने मजबूती के साथ सतवीर भाना को आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये इस क्षेत्र में रणदीप सुरजेवाला ही प्रभावी हैं। देखिए, कैथल उनका गृह क्षेत्र है, तो ये रणदीप सुरजेवाला के समर्थक हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से रणदीप सुरजेवाला पूरा प्रयास भी करेंगे इनको टिकट दिलवाने के लिए। और देखिए, जो राजनीति में समाज सेवा के माध्यम से आते हैं तो वो एक अपना अलग प्रभाव छोड़ते हैं। तो यह चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस के जो संभावित उम्मीदवार हैं, अपनी अलग छाप छोड़ रहे हैं, जिसका मतदाताओं पर प्रभाव पड़ेगा। लगता है इस बार जो पिछले 35 वर्ष से जो 7 चुनावों से अभी तक चला आ रहा है वो इस बार टूटेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पुंडरी विधानसभा सीट को जानने और समझने की कोशिश की। हालांकि ये सिर्फ जनता का विचार है कि वो कौन से पार्टी से किस उम्मीदवार को चाहती है, वो टिकट उसे मिले, लेकिन टिकट देना पार्टियों का काम और वोट देना जनता का काम, चुनाव बताएगा।